Hello, myself Rahul Trivedi. Welcome in our YouTube channel Rahul Survive Trivedi. Today we will discuss a very important topic, cancer in the human health and disease. This topic is very important for the NEET 2021. तो आइए बात करते हैं, व्हाट इज कैंसर। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं मैं कि ये जो डिजीज़ है, ये डिजीज़ बहुत ही खूंखार, भयानक, डेंजरस टाइप की डिजीज़ है। पर ईयर मिलियंस पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। जाने कितनी मौतें हो जाती हैं इस कैंसर की वजह से। तो सबसे पहले हम अब ये जानेंगे कि कैंसर होता क्या है। देखिए, अपने शरीर के अंदर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंतर्गत हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो सेल्स होती हैं वो लगातार डिवाइड होती हैं, और डिवाइड होने के बाद एक निश्चित प्रकार के ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम को बनाते हैं। इट्स मीन दैट इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटरी प्रोसेस, जो कि पूरी तरह से जीन के द्वारा रेगुलेट होता है। आइए इस बात को लिखते हैं। सबसे पहले होता क्या है कैंसर। तो इन आवर बॉडी cell division and differentiation is highly regulated and controlled process। एक भी सेल इस प्रोसेस से बाहर नहीं जाती, और इसीलिए किसी भी बॉडी का जो शेप, साइज, उसके शरीर में पाए जाने वाले फंक्शन होते हैं विच आर कांस्टेंट, सभी के सभी कांस्टेंट होते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स में क्या होता है, या कैंसर के केस में क्या होता है, कैंसर सेल ग्रोथ एंड डिवीजन इज इनकंट्रोल्ड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ दीज। मतलब अगर ये वाली बात आपको समझ में आती तो ही कैंसर समझ में आएगा बेटा। पहली बात मैंने क्या बताई कि किसी भी प्रकार का सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन फुली रेगुलेटरी एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। लेकिन कैंसर में क्या हो रहा है कि रेगुलेशन एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस absent। अब क्या होगा, अरे बिल्कुल उस तरह से देखो, एक यहां पर हम बात को समझते हैं। दो तरीके के बच्चे होते हैं। तो मैं कह रहा था कि दो तरीके के बच्चे होते हैं। पहले प्रकार के बच्चे जो होते हैं बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होते हैं, जहाँ से भेजा जाता है, जहाँ काम के लिए भेजा जाता है वापस घर आ जाते हैं, सारा सिस्टमेटिक होता है, गार्जियन के अकॉर्डिंग्स होता है। और दूसरे बच्चे कैसे होते हैं, उनमें ना कोई डिसिप्लिन होता है, वो अनकंट्रोल्ड होते हैं।
जहाँ मर्जी आ रहा जा रहे हैं, जहाँ मर्जी आ रहा आ रहे हैं, जो मर्जी आ रहा कर रहे हैं, जो मर्जी आ रहा नहीं कर रहे हैं। जस्ट लाइक इन आवर बॉडी, नॉर्मल सेल में क्या होता है, मैंने क्या कहा कि वो अगर डिवाइड होती तो पूरी तरह से कंट्रोल्ड और रेगुलेटरी प्रोसेस के अंतर्गत होती, जबकि जो कैंसर सेल होती है उसमें अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है। अब बात ये आती है कि आखिर ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्यों खत्म हो जाती है। देखिए, अगर हम किसी बॉडी सेल्स को, सपोज करो कि ये सरफेस है और ये बॉडी सेल्स है, एक इधर बॉडी सेल्स है, अब ये डिवाइड हो रही है, ऐसे डिवाइड होते आ रही है, डिवाइड होते आ रही है, ऐसे डिवाइड हो रही है, और डिवाइड होते होते जब दोनों प्रकार की सेल्स एक दूसरे को टच करती है, सपोज दैट यहाँ पर इन्हें इस एक दूसरे को टच किया, ऐसे टच करने के बाद क्या हो रहा है कि स्टॉप डिवीजन, यहाँ पर डिवीजन, दोनों तरफ की सेल जैसे ही डिवाइड होते होते एक दूसरे के टच में आती हैं, तो टच में आने के बाद या कांटेक्ट करती हैं तो उनमें डिवीजन समाप्त हो जाता है। अब जब डिवीजन समाप्त हो गया, यानी सरफेस सेल्स के कांटेक्ट में आते ही नॉर्मल सेल में डिवीजन कैसा हो गया, स्टॉप हो गया। इज द नॉर्मल सेल, और ये मैकेनिज्म है जो फुली जीनिक तरह से रेगुलेटरी है। अब बेटा क्या यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट इनहिबिशन, यानी सेल के कांटेक्ट में आने पर सेल डिवीजन इनहिबिट होता है। इज द गुड बॉय, एवरीथिंग इज रेगुलेटरी एंड कंट्रोल्ड। इन अदर हैंड में हम क्या देखेंगे, अगर ये कैंसर सेल होती, सपोज दैट इज द कैंसर सेल, अगेन सरफेस सेल डिवीजन स्टार्ट। अब जैसे ही ये सेल बेटा ऐसे ये डिवाइड होते 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 ऐसे डिवाइड हो रही है, और यहाँ पर ये एक दूसरे को टच करती, कांटेक्ट करती, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ये डिवीजन स्टॉप नहीं हुआ, है ना। क्या हुआ, यहाँ पर डिवीजन स्टॉप नहीं हुआ, और ये सेल क्या कर रही है, ये सेल लगातार अभी भी ग्रोथ कर रही है, ऐसे ऐसे। अब जब ये लगातार डिवाइड हो रही हैं तो सेल एक दूसरे पर ऐसे इस तरीके से जमा होती जाती हैं और क्या बना लेती हैं, एक ट्यूमर बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, ट्यूमर। इसी ट्यूमर को हम कैंसर कहते हैं। यानी कहीं भी जब अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि लगातार सेल्स डिवाइड होती हैं और डिवाइड होने की वजह से ये ट्यूमर फॉर्म में आ जाती हैं, और इसी ट्यूमर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैंसर। ट्यूमर इक्वल टू द कैंसर। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। कहने का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल सेल हैव कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी इसमें एब्सेंट होती है। अब हम आगे बात करेंगे। तो बेटा अब तुमने जान लिया कि कैंसर
क्या होता है, किसी भी प्रकार का ट्यूमर। तो अब हम बात करते हैं इन ट्यूमर की। देखो कई सारे अपने शरीर में मूल, मस्से, तिल या एक्स्ट्रा फोड़े फुंसी निकल आते हैं हमारी बॉडी में। क्या सभी कैंसर होते हैं? नहीं, लेकिन प्रोसेस सभी में यही होता है, वो मोल हो या मस्सा हो या कैंसर हो। अब हमें ये देखना है कि इनमें से डेंजरस कौन सा होता है। जहां भी, देखो फिर से एक बात समझ लो, जहां भी अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स हो रही है इज द कैंसरस इन नेचर। कोई दाना हो सकता है, कोई मोल हो सकता है, लेकिन सभी कैंसर डेंजरस नहीं होते हैं, यानी सभी के लिए हम कैंसर शब्द का प्रयोग नहीं करते, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर। तो अगर हम आपको ये बात समझा दें, टाइप ऑफ ट्यूमर, अब यहां पर हमें क्या समझना है कि जो भी बना वो ट्यूमर बना। अब कौन सा ट्यूमर कैंसरस है और कौन सा ट्यूमर कैंसरस नहीं है। तो इन दोनों प्रकार के या जो ट्यूमर है इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले प्रकार की ट्यूमर को हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर, BENGIN, पढ़ेंगे इसको हम बेनाइन। ठीक है बेटा। अब दूसरे को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। All type of tumor are classified in two part or the two group. One is called benign tumor and other is called the malignant tumor. What is difference between both type of tumor? दोनों ट्यूमर में अंतर क्या है? देखो क्या हो रहा है। सपोज दैट यहां पर ये ट्यूमर फॉर्म हुआ ऐसे, और यहां पर भी ट्यूमर फॉर्म हुआ। चूंकि मैंने क्या कहा था कि एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ सेल्स जो कि अनरेगुलेटरी है वो ट्यूमर बनाती है। और ऊपर भी आप हेडलाइंस में देख रहे हैं, हेडिंग में देख रहे हैं, दोनों में ट्यूमर शब्द का हमने इस्तेमाल किया है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये वाला जो बेनाइन ट्यूमर है इसमें बनने वाली जो सेल्स हैं ये यहीं पे बनती है और यहीं पे समाप्त हो जाती है। डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हैज वेरी लिटिल डैमेज। इनसे हमें कोई खास नुकसान नहीं होता है। डू नॉट spread any other part of body and so very little damage, खास कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये जो वेनाइन ट्यूमर होते हैं ये क्या है? हार्मफुल नहीं होते। अब देखो इसमें क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जब भी किसी रिपोर्ट में, सीटी स्कैन की, एमआरआई की रिपोर्ट में अगर कहीं पर मैलिग्नेंसी शब्द का इस्तेमाल हो जाए इसका मतलब कैंसर होता है। कभी डायरेक्ट नहीं लिखा होता है कैंसर, मैलिग्नेंसी लिखा होता है। मैलिग्नेंसी फाउंड इन द सेल्स, फाउंड इन द टिश्यू। तो मैलिग्नेंट क्या होते हैं? देखो इसमें क्या होता है कि ये सेल्स पहले बढ़ती रहती
और बढ़ने के साथ साथ कुछ समय बाद ये सेल्स यहां से टूटती है और टूटने के बाद बाई फ्लूइड, शरीर के अंदर जो फ्लूइड है, खास करके आप ये मान लें कि ब्लड के थ्रू ये ऐसे ब्लड में आ जाती है और ब्लड में आने के बाद दे माइग्रेटेड, ऐसे ही पहले ब्लड में आ गई और ब्लड में आने के बाद ये बॉडी के अदर पार्ट में जाकर के स्टेब्लिश होती है और वहां पर ट्यूमर फॉर्म करने लगती है। ऐसे यहां चली गई, देन आफ्टर बॉडी के किसी और हिस्से में चली गई, इस तरीके से यहां पर भी ट्यूमर बना लिया, सो ऑन कंटिन्यूअसली। ये जो प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रकार के टिश्यू में या जिस प्रकार के ट्यूमर में माइग्रेट प्रॉपर्टी पाई जाती, माइग्रेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती, ऐसी कोशिकाओं के लिए हम कैंसर शब्द का या कैंसर टर्म को प्रयोग करते हैं। तो इसमें आप क्या देखा, आपने पहली बात तो ये देखी कि ग्रो वेरी रैपिडली, बहुत तेजी के साथ डिवाइड होती है। दूसरी बात हमने क्या देखी यहां पर कि जो आसपास की सेल्स होती हैं उनको डैमेज करती हैं, डैमेज सराउंडिंग सेल्स। थर्ड पॉइंट मैंने जो सबसे बड़ी बात बताई थी वो ये थी कि जब ये सराउंडिंग सेल्स को डैमेज करती, कैसे डैमेज करती, भाई न्यूट्रिएंट्स तो इन सेल्स के लिए आया है, अब जब ये रैपिडली डिवाइड हो रही तो इनको पोषक पदार्थ नहीं मिलते हैं और पोषक पदार्थ न मिलने के कारण ये आसपास की सेल्स को मार देती हैं, उनका भोजन ले लेती हैं, तो ये सेल्स भूख की वजह से मर जाती हैं। स्टार्विंग द नॉर्मल सेल बाय कंपीटिंग फॉर द वाइटल न्यूट्रिएंट्स। पर्याप्त रूप से नॉर्मल सेल्स को भोजन नहीं मिलता तो वो सेल वहां पर डेड होना स्टार्ट हो जाती है। और देन दीज सेल्स माइग्रेटेड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द फ्लूइड, खास करके किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, और जाकर के नया क्या बनाती, नया ट्यूमर बनाती। अब यहां पर आप ध्यान दें, ये जो माइग्रेशन की प्रॉपर्टी है, नीट में कई बार पूछा गया है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होती है इसके सेल्स जो माइग्रेट करती हैं, इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टैसिस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, मेटास्टैसिस। ध्यान रखें, कैंसरस सेल्स का अपने ओरिजिन प्लेस से फ्लूइड के थ्रू अन्य स्थान पर जाकर के नए ट्यूमर बनाने की घटना को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टैसिस। अब देखना बेटा ये है कि व्हाई ट्यूमर सेल डिवाइड रैपिडली एंड अनकंट्रोल्ड रैपिडली। आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कैंसर सेल जो होती है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन को स्टार्ट करती है। क्वेश्चन आप दिमाग में रखें यहां पे, व्हाई कैंसर सेल डिवाइड इन रेगुलेटरली। आखिर कोई नॉर्मल सेल का जो डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड क्यों हो जाता है। देखो किसी भी नॉर्मल, जो किसी भी कोई भी नॉर्मल सेल्स है
सपोज दैट इज एन नॉर्मल सेल्स। इस नॉर्मल सेल में एक जीन पाया जाता है। इस जीन को हम कहते हैं सेलुलर ऑन्को जीन या प्रोटो को जीन। सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन ये हम सब की सेल्स में पाया जाता है। और इसका काम क्या है? इसका काम होता है कि सेल को एक प्रोसेस के अंतर्गत, जीनिक ऑर्डर के अंतर्गत रेगुलेट करके डिवाइड कराती है। कहने का क्या मतलब है कि नॉर्मल सेल हैव सेलुलर और प्रोटो ऑन्कोजीन विच रेगुलेटेड सेल डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ सेल्स। मतलब जैसे कि मदर सेल है बेटा, ऐसे मदर सेल है। अब इस मदर सेल में ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपरी हिस्से को हम कहते हैं टीलोमियर। ऐसे क्या बोलते हैं बेटा इसको? टीलोमियर। अब ये सेल डिवाइड हुई, दो सेल इसने बनाए। तो जब सेल डिवाइड होती है तो ये जो टीलोमियर होते हैं ये छोटे हो जाते हैं, थोड़े से यहां से ये डैमेज होते हैं। ऐसे ऐसे ये यहां पे डैमेज होते हैं। फिर अगर ये सेल डिवाइड होती है तो डिवाइड होने में फिर से इसका टीलोमियर थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ऐसे इसी वजह से क्या होता है कि टीलोमियर के छोटे होते 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 एक ऐसी स्थिति आती है कि इसका डिवीजन, इसका जो डीएनए होता है वो प्रॉपरली डुप्लीकेट करने की अवस्था में नहीं रह जाता है। अंत में क्या होता है कि डाई सेल मर जाती है। तो आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। In normal cell, after few cell cycle or cell division, cell die। क्यों मर गई? क्योंकि जितनी बार सेल डिवाइड हो रही थी उतनी बार उसका टीलोमियर छोटा होता जाता है और अंत में एक ऐसी अवस्था आती है बेटा जहां पर डीएनए प्रॉपरली डुप्लीकेट होने में अक्षम हो जाता है। अब कैंसर सेल में क्या हो रहा है, ध्यान दें जरा। कैंसर सेल में ध्यान देने की बात है यहां पे बेटा। कैंसर सेल में ये जो प्रोटो ऑन्को जीन है इसमें हो जाता है म्यूटेशन और इस म्यूटेशन की वजह से जो प्रोटो ऑन्कोजीन था ये बदल जाता है ऑन्कोजीन। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो मैंने क्या कहा था यहां पर कि जो प्रोटो ऑन्कोजीन है ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है। यहां पर क्या हुआ कि रेगुलेशन के लिए जो जीन था वही समाप्त हो गया। यानी म्यूटेशन का मतलब क्या था? अल्टरेशन ऑफ डीएनए और द जीन। अब जैसे ही प्रोटो ऑन्कोजीन में चेंज हुआ तो चेंज होते ही जो कैंसर सेल थी या जो नॉर्मल सेल थी उसके जो टीलोमर थे, ये जो टीलोमियर थे यहां पर
इस ऑन्कोजीन के प्रभाव के कारण एक एंजाइम जन्म लेता है जिसका नाम है टीलोमरेज। क्या नाम बताया? टीलोमरेज एंजाइम। और इस टीलोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस के कारण क्या होगा कि सेल का जो टीलोमियर शॉर्ट हो रहा था डिवीजन के बाद, ऐसा होना बंद हो गया। और अगर टीलोमियर शॉर्ट नहीं होगा तो ये सेल कभी भी डिवाइड होना बंद नहीं करेगी। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो इस वजह से जो हमारा क्वेश्चन था, व्हाई कैंसर सेल डिवाइड इरेगुलेटरी, तो कैंसर सेल कैसी है? कैंसर सेल बच्चा वास्तव में कैसी है? अमर है, ये कभी भी नहीं मरती है। इज द इमॉर्टल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टीलोमरेज एंजाइम। टीलोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस के कारण क्रोमोसोम के जो एंड है वो शॉर्ट नहीं होते, और ये शॉर्ट नहीं होते हैं जिसकी वजह से ये सेल लाइन जो है, यानी सेल साइकिल जो है, सेल डिवीजन है, वो रैपिड होने लगता है और साथ ही साथ अनलिमिटेड, अनकंट्रोल्ड होता है, कंटिन्यू होता है, और इसी को हम कहते हैं कैंसर। तो अब एक बात तो समझ में आ गई। क्या समझ में आई? पहली बार मैंने क्या बताया था कि ट्यूमर बनता है। दोबारा मैंने बताया कि ट्यूमर इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर सेल अनलिमिटेड ग्रोथ करती हैं, अनरेगुलेटरी ग्रोथ करती हैं, और ये माइग्रेट हो जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तीसरे पॉइंट में हमने ये बताया कि वास्तव में जो सेल कैंसरस सेल हैं वो अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों दिखाती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए यहाँ पर ये समझने की बात है कि आखिर नॉर्मल सेल एक कैंसर सेल में कैसे बदल जाती है। यानी ये जो अभी मैंने बताया कि अल्टरेशन हो जाता है डीएनए में, यानी जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो ऑन्कोजीन में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिवीजन की साइकिल थी वो अनरेगुलेटरी हो जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों? अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो इस प्रकार के म्यूटेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदलने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी बात हम कर रहे हैं काजेस ऑफ कैंसर, या अपनी एनसीईआरटी बुक में इसको लिखा गया कार्सिनोजेनिक एजेंट्स। कार्सिनोजेनिक एजेंट जो होते हैं वो बेटा तीन प्रकार के होते हैं: फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स। नॉर्मली क्या होता है कि एक थीम बन गई पूरे समाज की कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, स्मोकिंग करने से कैंसर होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं अल्कोहलिज्म की वजह से कैंसर होता है। आइए हम आपको मेन बातों पर बात करते हैं अपनी एनसीईआरटी को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल एजेंट की, और इसमें भी दो प्रकार के फिजिकल एजेंट्स होते हैं। एक होता है नॉन आयोनाइजिंग एजेंट्स, और दूसरा होता है आयोनाइजिंग एजेंट्स। अब बेटा नॉन आयोनाइजिंग जो एजेंट्स होते हैं, तमाम लोगों को आपने कहते सुना होगा कि यार ये तो कुछ नहीं करते थे, कोई नशा नहीं करते थे, कोई तंबाकू नहीं खाते थे, कुछ नहीं करते थे, फिर भी इनको कैंसर हो गया। तो जरूरी नहीं है कि केवल तंबाकू खाने से ही कैंसर होता है। बहुत सारी चीजें जो कैंसर के काजिंग एजेंट के रूप में, कार्सिनोजेनिक एजेंट के रूप में काम करती। अब जैसे हम बात करें नॉन आयोनाइजिंग एजेंट, अगर कोई पर्सन अल्ट्रावायलेट रे के संपर्क में आता है, किसके बेटा? यूवी रेस, तो उसकी सेल्स में डीएनए अल्टरेशन की संभावना होगी, उसे कैंसर हो सकता है। अगर हम आयोनाइजिंग एजेंट्स की बात करें
तो एक्सरे, कुछ लोग एक्सरे कराने के बड़े शौकीन होते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक्सरे कराने के बड़े शौकीन होते हैं। अगर हमारी सेल बार बार एक्सरे के संपर्क में आती है तो डीएनए अल्टरेशन पॉसिबल है। यानी एक्सरे आल्सो कार्सिनोजेनिक एजेंट, जस्ट लाइक गामा रेज। ये जो गामा रेज हैं ये भी आयोनाइजिंग कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं और इसकी वजह से भी कैंसर होने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं हम केमिकल एजेंट्स की। इसके अंतर्गत टोबैको, और इस टोबैको में खास करके जो टोबैको है दैट इज द वेरी वेरी पॉपुलर एंड मेजर काज ऑफ कैंसर। इसकी वजह से लंग्स कैंसर होता है। स्मोकिंग, क्योंकि तंबाकू पी भी जाती है ना सिगरेट के द्वारा, पान मसाला, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, चिलम, इन सभी में तंबाकू, और टोबैको इज एन केमिकल कार्सिनोजेनिक एजेंट। अब देखो तीसरा फैक्टर हमारा है बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स में कार्सिनोजेनिक वायरस होते हैं। इनमें ये कैपेसिटी होती कि नॉर्मल सेल के प्रोटोऑन्कोजीन को ये ऑन्कोजीन में बदल देते हैं, जिसकी वजह से भी कैंसर हो जाता है। तो बात समझ गए, केवल तंबाकू खाने से कैंसर नहीं होता है, इतने सारे फैक्टर हैं बेटा जिसकी वजह से किसी पर्सन को कैंसर हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कैंसर की। देखो कैंसर जो होते हैं इनका जो डिवाइडेशन है, बेसिस है कि ये हमारे किस प्रकार के टिश्यू में होते हैं। बेसिकली होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपन को एनसीईआरटी लेवल पर या नीट के लेवल पर केवल 3 बातें आपको याद रखनी। फर्स्ट टाइप कैंसर जो होते हैं उनको हम कहते हैं कार्सिनोमास, सेकेंड टाइप के कैंसर को हम कहते हैं सार्कोमास, और थर्ड टाइप के कैंसर को हम कहते हैं ल्यूकोमा या ल्यूकोमियास। अब कार्सिनोमास क्या होता है बेटा? सभी ऐसे कैंसर, कैसे, जो भी हमारे इपिथेलियल टिश्यू में होते हैं उनको हम कार्सिनोमास कहते हैं। जैसे स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, सब के सब कहां बोले? इपिथेलियल टिश्यू। यानी जितने भी कैंसर ह्यूमन बॉडी में होते हैं 85% कैंसर आर कार्सिनोमास। ये वाला जो सेक्शन है ये सबसे अधिक होता है 85%। आप सुनते होंगे, खुद ही आप देखते होंगे, बोले स्किन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, माउथ कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, स्टमक पैंक्रियास कैंसर हो गया। दीज आर द carcinomas type of cancer because they are generated in the epithelial tissue of the body. अब बात करते हैं सार्कोमास की। देखो सार्कोमास जो होता है
मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर टिश्यू को हम बेसिस करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी कैंसर प्रिमिटिव मेसोडर्मल टिश्यू से में होते हैं, प्रिमिटिव मेसोडर्मल टिश्यू की सेल्स अगर अनलिमिटेड ग्रोथ करती है तो यहां पर जो कैंसर बनता है उसको हम सार्कोमास कहते हैं। रिपोर्ट में सार्कोमास लिख के आएगा, मैग्लिनेंसी प्लस सार्कोमास, कैंसर में लिखा। अब इसके एग्जाम्पल अगर नीट में पूछे जाते हैं, अपन को क्या एग्जाम से मतलब होता है, तो यहां पर ध्यान दें कि बोन कैंसर, बोन कैंसर कैसा है, सार्कोमास। मसल कैंसर क्या है, सार्कोमास। लिम्फ कैंसर मींस सार्कोमास। तो आई थिंक आप देख रहे हैं कि बोन, मसल्स, लिम्फ, दीज आर द मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अब अगर हम बात करें ल्यूकोमास की, तो देखो ल्यूकेमिया में क्या होता है, ल्यूकोमास टाइप के कैंसर जो होते हैं इसमें होता क्या है कि ब्लड सेल्स आर इंक्रीज्ड इन नंबर, ब्लड सेल्स आर इंक्रीज्ड। अब ये दो तरीके से, बोन मैरो में जहां पर सेल्स बनती है, जैसे डब्ल्यूबीसी की संख्या अचानक बढ़ने लगे किसी शरीर में, तो बोन मैरो मतलब ये बन कहां रही है, डब्ल्यूबीसी, बोन मैरो। तो जो ब्लड कैंसर है, मतलब की बात आ जाओ, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ब्लड कैंसर जो है वो कैसा है आपका, ल्यूकेमास, ल्यूकेमिया। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ, वी अंडरस्टूड व्हाट इज द टाइप ऑफ कैंसर। तीन प्रकार के हैं, कार्सिनोमास, सार्कोमास और ल्यूकोमास। कार्सिनोमास में क्या है, इपिथेलियल। सार्कोमास में आपको ध्यान रखना प्रिमिटिव मेसोडर्मल सेल्स में होता है। और ल्यूकेमिया में आपको क्या देखना है कि ये ब्लड से रिलेटेड है, दिमाग में रख लें। एग्जाम्पल आपको लर्न करने पड़ेंगे भैया, हमने भी याद किया, आप भी याद करिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए सबसे जो बड़ी बात होती है वो है डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। हम इस बात को कैसे जानेंगे कि हमें कैंसर हो गया, या हम इस बात को कैसे जानेंगे कि सामने वाले को कैंसर है। अपने देश में सबसे बड़ी जो गड़बड़ है वो है इलिटरेसी। बहुत सारे पेशेंट हमारे जान ही नहीं पाते हैं कि उनको कैंसर है। इसके लिए कई सारे पैथोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं। अपनी एनसीईआरटी भी इस बात को लिखती है। आज मैं बिल्कुल लाइन टू लाइन चलाऊं एनसीईआरटी। अब इसके लिए क्या करना है, डिटेक्शन कैसे करें, पहले एक बात पर बात करते हैं कि डिटेक्शन कैसे करें, फिर हम बाद में बात करेंगे ट्रीटमेंट या डायग्नोस कैसे। डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। डिटेक्शन का मतलब यहां पर पहचान है और डायग्नोसिस का मतलब होता है लक्षणों के आधार पर पहचान। इसके लिए हम क्या करते हैं, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं कि अगर किसी टिश्यू में अनलिमिटेड ग्रोथ हमें दिख रही है तो ऐसे पार्ट से हम कुछ सेल्स को बाहर निकाल लेते हैं, टिश्यू को आइसोलेट करते हैं और उसको लैब में भेज करके उसमें डीएनए अल्टरेशन को चेक किया जाता है। दूसरा यहां पर जैसे ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, इससे भी हम पता चला लेते हैं कि अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। आजकल नई टेक्निक के अंतर्गत हम 3D इमेज, जो ऑब्जेक्ट होता है, जो जगह होती है जहां पर कैंसरस प्लेस है, उसका हम सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। और ये करती क्या है कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट की 3D इमेज लेते हैं और उसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि सेल ट्यूमर बना रही है या नहीं बना रही।
ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सीटी स्कैन, लेकिन पता नहीं होता है कि सीटी स्कैन क्या होता है। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, भावी डॉक्टर हैं, आपको पता होना चाहिए। दैट इज द कंप्यूटर टोमोग्राफी। कई बार हम लोग कहीं खड़े होते हैं, कुछ लोग पूछ देते हैं सीटी स्कैन क्या होता है, क्या होता है फुल फॉर्म, तो आप बता पाए। इंप्रेसिव। अब देखिए इसके बाद एमआरआई, ये भी बड़ा फैशन में चल रहा है आजकल। छोटी छोटी चीजों के लिए भी डॉक्टर एमआरआई लिख देते हैं। दरअसल एमआरआई है क्या? इज द मैग्नेटिक आयोनाइजिंग रेजोनेंस इमेजिंग। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि एक्चुअल वास्तव में डीएनए में या सेल्स में क्या चेंज आ रहे हैं, एक्चुअली डिटेक्टेड चेंज इन द टिश्यू। इसके द्वारा हम टिश्यू में प्रॉपर रूप से होने वाले चेंजेस को पता करते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। तो लास्ट बात है कि कैंसरस पेशेंट को ट्रीट कैसे करें, ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए। इसको ट्रीट करने के लिए कई सारे प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस होता है हमारा सर्जरी। इसमें हम क्या करते हैं, अफेक्टेड पार्ट को बेटा काट करके निकाल देते हैं। दूसरा होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं कि सेल्स पर कुछ रेज को डाल करके रेडिएशन कराते हैं उनका, जिसकी वजह से जो ऑन्कोजीन होता है वो फिर से प्रोटो ऑन्कोजीन में चेंज होने की संभावनाएं बनती। तो दूसरा तरीका हमारा ट्रीटमेंट का होता है रेडियोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया कि सर्जरी, उस टिश्यू को ही काट के निकाल देते हैं। इसी तरीके से कीमोथेरेपी, केमिकल्स के द्वारा भी हम डीएनए में होने वाले अल्टरेशन को ठीक करते हैं। तो इस तरीके से ये जो बात की गई कि किस तरीके से हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।